अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 केमिस्ट्री से। और आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको लेके ये जो वीडियो है वो बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो एलिमेंट है वो पहले आपको समझना है कि एलिमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ वाटर, तो आपके जहन में फ़ौरन एक फार्मूला आता है, वो होता है H2O। एंड यू नो दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट, दिस इज़ अ कंपाउंड, बिकॉज ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से। एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिले हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें H2SO4 उसका फार्मूला है, उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन है, एक खास तनासब से मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इनको हम एलिमेंट्स नहीं कहते, ठीक है। एलिमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं गोल्ड, सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, मतलब लाइक दीज, ये जो होते हैं जिसमें प्योर एक जैसे एटम्स हों, लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, फास्फोरस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अगर मैं इस तरह के एलिमेंट्स की बात करूं, आर्सेनिक है, तो ये प्योर एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंसेस हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हों, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक बड़ी ज़रूरी बात, क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं? तो आंसर है नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, वो फिजिकल हों या केमिकल हों, उनका रिएक्ट करने का अंदाज डिफरेंट है, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस वक्त पुराने वक्तों में तो ये नहीं पता होते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम्स बने हुए हैं, फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स। लेकिन अब हमें पता है कि ये हर एलिमेंट में डिफरेंट होते हैं। अगर मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो उसमें ये फंडामेंटल पार्टिकल्स और हैं। हीलियम में बात करें और हैं, नियॉन में बात करें और हैं, नाइट्रोजन में बात करें और हैं, यूरेनियम में करें और हैं, गोल्ड में करें और तरह के एलिमेंट्स और फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सो इसका मतलब हर एलिमेंट अपनी एक यूनिक पहचान रखता है, आइडेंटिटी है हर एलिमेंट की। तो यूं जो अब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो है 92, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। इसके अलावा 92 के अलावा मैन मेड हैं, तो यूं टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत उम्दा अंदाज से प्रो रखे हैं, जिनको हम पीरियड्स एंड ग्रुप्स कहते हैं। लेकिन ये पूरी हिस्ट्री शुरू कहां से हुई, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहां पे हम समझते हैं। देखिए जी, सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की होगी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहले क्या कहते हैं उसको जी, उनको अरेंज किया, उनका नाम था हमारे पास एंटोनी लिवाइजर, ठीक है। ये जो लिवाइजर थे, इन्होंने मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को अलग अलग जो है वो कैटेगोरिकली अलग अलग जो है वो इनको रखा। मैं आपको वो एलिमेंट्स के नाम दोबारा बता देता हूं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, गोल्ड है, सिल्वर है, सही है, आयरन है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत वेल नोन थे, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत पुराने वक्तों में भी पता थे। तो जो लिवाइजर थे, एंटोनी लिवाइजर, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। ये मेटल्स का अलग एक ग्रुपिंग की और नॉन मेटल्स की अलग। अब सर ये मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉर्मली मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो एलिमेंट्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, नॉर्मली ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से करंट वगैरह, इनमें हीट वगैरह ये गुजर जाती है, इनको हम मेटल्स कहते हैं। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरीली जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इनटेक करते हैं या आसानी से लूज नहीं करते, हम उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और भी। फिर नॉन मेटल जो होती है वो करंट की कंडक्टर नहीं होती, ओके, और वो हीट की भी इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं होती, तो वगैरह वगैरह। तो इस बेस पे, चूंकि प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है, तो इस बेस पे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को इन्होंने अलग अलग जो है वो कैटेगोरिकली उनकी ग्रुपिंग की। इसके बाद जो नाम आता है हमारे पास वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला डुब्राइनर। इन्होंने क्या किया? अच्छा, इन्होंने जो काम किया ना, इन्होंने ट्राइएड्स बनाए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम इन्होंने 1820 कब किया था? हाँ जी, 1829 में इन्होंने बनाए थे ट्राइएड्स। अब ट्राइएड्स का मतलब है तीन एलिमेंट्स को। ये जो वर्ड है ना ट्राइएड्स, इस पे आपने फोकस रहना है। इससे मुराद है कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की, मतलब इनका जो अंदाज था
एलिमेंट्स को अरेंज करने का वो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला नहीं था, बल्कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया। किस तरह से अरेंज किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी होगा। देखो एलिमेंट्स केमिकली फिजिकली हर लिहाज से डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैथ के लिहाज से भी डिफरेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग की गई एलिमेंट्स की पुरानी हिस्ट्री में हमें जो मिलती हैं, जो हमारी वेरी क्लोज है हिस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके मैसेस की बेस पे किया गया। यानी हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी बेस पे उनको अरेंज किया गया, तो ज़्यादा अरेंजमेंट आपको मैसेस की बेस पे मिलेगी। तो ट्राइएड्स भी अप्रोक्सीमेटली मैसेस की, बल्कि तकरीबन जो है वो मैसेस की बेस पे। इन्होंने 3 एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप किया, कैसे किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, सोडियम है एंड मैग्नीशियम है, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। इसी तरह बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सॉरी सोडियम, लिथियम, सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सो दीज 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें जो लिथियम है इसका एटॉमिक मैस, जो कि मैं बात कर रहा हूँ मैस की बेस पे, मैस की बेस पे ज़्यादा अरेंजमेंट की गई है। लिथियम का एटॉमिक मैस 7 होता है, पोटेशियम का होता है 39। अगर हम इन दोनों मैसेज को सम करें, मसलन मैं अगर ऐसे करूँ 7 + 39 करूँ और इसको डिवाइड करूँ 2 पर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 23 आएगा, जो कि इस सोडियम का मैस होगा। समझ तो नहीं आ गई? यस। तो ये काम इन्होंने किया था। सेम इज ट्रू फॉर दीज 3 एलिमेंट्स। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बनाए और उनको अरेंज करना इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं थी। यानी हम इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसमें थोड़ा चेंज चाहिए। तो वो चेंज क्या था, आइए उसको देखते हैं। फिर इसके बाद जो नाम आता है वो हमारे पास आते हैं न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, ठीक है जी। अब ये जो जॉन न्यूलैंड हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1864, काफ़ी अरसे बाद ये इन्होंने काम किया, इन्होंने ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। मैं आगे लिख देता हूँ, ये आपकी बुक में लिखा नहीं है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन ये दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, इनके अकॉर्डिंग 8 एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे ग्रुप्स में, और इस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट जो एक ग्रुप में आ रहे हैं, उनकी तरतीब इस तरह से इन्होंने रखी कि पहले से लेके 8वें तक प्रॉपर्टीज में एक रिजेम्बलेंस यानी एक सिमिलैरिटी नजर आई। यानी एक आप समझ लें कि सिमिलैरिटी को हम कहते हैं एक जैसी उनमें प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिली। ये काम था न्यूलैंड का, सही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 62 एलिमेंट्स को, अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछे कि कितने एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था, तो आप बताओगे अप्रोक्सीमेटली 62 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। और इस तरह से अरेंज किया कि जो पहला और 8वां एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन मैच करती थी। फॉर एग्जांपल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज में आपको रिजेम्बलेंस मिल रही है, सही है, ओके। या सिमिलैरिटी आप इसको कह लो, सिमिलैरिटी हमें मिल रही है, ये ज़्यादा आसान वर्ड है, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये इन्होंने किया किन्होंने, न्यूलैंड ने। बड़ा इंटरेस्टिंग था इनका काम भी इस हवाले से। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी 8 एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन्होंने और 62 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली ये कामयाब हुए अरेंज करने में। इसके बाद जो नाम आता है हिस्टोरिकली वो हमारे पास है लोदरमेयर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। लोदरमेयर जो थे, इन्होंने ये देखें, ये जो नाम आ रहे हैं आपके पास, लेवाइजर हैं, इन्होंने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। डुब्राइनर ने ट्राइएड्स बनाए, इस तरह बनाए कि पहले और आखिरी 3 एलिमेंट्स में से पहले और आखिरी का अगर एवरेज करें मैसेस का, तो वो सेंटर वाले एलिमेंट का मैस बन जाता है। अब जो न्यूलैंड थे, इन्होंने 8 एलिमेंट्स को ग्रुप किया और 62 एलिमेंट्स को ये अरेंज करने में कामयाब रहे। लोदरमेयर ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी ग्राफ्स की मदद से इन्होंने एक्सप्लेन किया एलिमेंट्स को, उनकी पीरियोडिसिटी को, यानी उनकी प्रॉपर्टीज को, आप यूं आसान वर्डिंग में इसको समझ लें। और ये ग्राफ कैसे था, एक तरफ ये लेते थे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मैस, यानी एक्स एक्सिस पे अगर इन्होंने एटॉमिक वेट लिया है तो वाई एक्सिस पे ये एटॉमिक वॉल्यूम लेते थे। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट इन्होंने यूं इस तरह से ग्राफ बनाया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के अगेंस्ट ग्राफ बनाते थे, और इसमें भी उनको एक पीरियोडिसिटी नजर आई। ये लोदरमेयर का काम था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो रेवोल्यूशनरी चीज़ है
इस पूरे पीरियोडिक टेबल जो आज का मॉडर्न हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसके पीछे जो सारा बैकग्राउंड है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बंदा है वो अब आने वाला है, ठीक है। उससे भी फिर आगे इंपॉर्टेंस आने वाली है, लेकिन ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये क्यों बना, क्योंकि इसके पीछे बुनियाद थी दिमित्री मेंडलीव की, सही है। अब ये जो बंदा है रशियन है, इन्होंने क्या किया, दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में यानी 1869 में एक लॉ दिया, इसको हम मेंडलीव्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं मेंडलीव लॉ की बताने लगूं आपको, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic masses। हाँ, मैं आपको शुरू में एक बात बता चुका हूं कि ज्यादातर जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे थी। यहां पे भी देख लें एटॉमिक वेट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इसमें भी देख लें, इन्होंने तो प्रॉपर्टीज को वैसे सिमिलैरिटी, लेकिन यहां पे भी सिमिलैरिटी जो है मैसेज की वजह से भी आ रही थी। यहाँ पे भी आपको मैसेज में अरेंजमेंट, मैसेज की वजह से अरेंजमेंट देखने को मिल रही। लिवाइजर ने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया। यहाँ पे देखें जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। और ये लॉ जो है इसकी डेफिनेशन को आपने याद करना है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स लॉ, इसको हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स लॉ, ठीक है, मेंडलीव्स लॉ। अब ये अगर आपसे पूछे तो आपने बताना है अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, यानी जिसका मैस कम है उसको पहले रखेंगे और जैसे जैसे मैसेज बढ़ते जाएंगे तो हम आगे आगे तरतीब बढ़ाते जाएंगे। ये काम किया था मेंडलीव ने। तो इस तरह से उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एलिमेंट्स में एक तरतीब नजर आई, उनकी प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिसिटी मिली, सही है। पीरियोडिसिटी से मुराद है कि एक तरतीब नजर आई, अरेंजमेंट नजर आई इस हिसाब से। और सबसे जो इन्होंने इंपॉर्टेंट कारनामा सर अंजाम दिया इस चीज को लेके, इन्होंने एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी, जो मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में भी बता रखा है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल यहां पे 7 आना था, तो 8 9 10 तो है, ये 7 अगर मिसिंग है, और ये इतने, इनका काम इतना प्रिसाइज था और इतना एक्यूरेट था कि इनको पता था कि 7 एलिमेंट जो है वो अभी मिसिंग है, वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। तो यूं एलिमेंट्स के लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ी जो बाद में फिल भी हुई, ठीक है ना। 63 एलिमेंट्स थे, अब 92 हैं, तो उसका मतलब वो स्पेसेस तो आनी थी, जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड उस वक्त नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने स्पेसेस छोड़ी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बाज़ लोग इसको ड्रॉबैक भी कहते हैं, मैं तो इसको ड्रॉबैक नहीं समझूंगा, मैं तो उसकी एफर्ट समझूंगा कि वो इतना इंटेलेक्चुअल था कि उसको पहले ही पता था कि आगे जो एलिमेंट है वो मिसिंग होगा और आने वाले वक्त में वो डिस्कवर्ड होगा, और बिल्कुल हुआ, और उसकी प्लेसमेंट भी वहीं हुई जहां पे तकरीबन मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ी थी, ठीक है जी। इसके बाद आखिरी चीज़ है बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल जो हमारा मॉडर्न है उसकी फीचर्स और उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरी पॉइंट जो है हमारा, फिर वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिए, जिनके मिस हुए, क्योंकि इस पर पूरी एक सीक्वेंस वाली हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक है, पूरी आपकी बुक के लिए। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हमारे पास मोज़ले। अब ये जो मोज़ले हैं ना, इनकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मोज़ले बेसिकली इंग्लैंड से थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं, और ये बहुत यंग थे जब इनकी डेथ हुई, और इनकी डेथ जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में हुई। आई थिंक जर्मन जो आर्मी थी उन्होंने इन्वेजन की थी इंग्लैंड में, तो वहाँ ये इंग्लैंड के लिए जो उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वहाँ पे ये काम करते थे, उनके कैंटोनमेंट में जहाँ पे उनकी आर्मी थी, वहाँ पे जो वो लगे होते हैं सारे एंटीनाज वगैरह जिसके थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन होती थी, ये उसके इंचार्ज थे मोज़ले, क्योंकि ये रेडिएशंस पे बहुत ज़्यादा इनकी रिसर्च थी इन मोज़ले की। मोज़ले जो थे इन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए थे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए ना, एटॉमिक नंबर, इससे पहले किसी को एटॉमिक नंबर का नहीं पता था। एटॉमिक नंबर जो डिस्कवर किए थे वो मोज़ले ने किए थे। इसके बारे में आगे हमारे अगले चैप्टर्स में डिटेल भी है कि मोज़ले ने वो कैसे रिसर्च की, कैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। तो ये सारा कुछ अब बदल दिया इसने, कैसे बदल दिया, और ये काम 1913, 12 और 14 में हुआ। 13 और 14 में इसको हम लिखते हैं हिस्ट्री में, और ये वेरी यंग एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, तकरीबन 28-29 साल के थे जब इनकी डेथ हुई। इनके एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद जो अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो डिफरेंट है।
यहां पे हमने लिखा ना द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, बस एटॉमिक यहां तक सेम डेफिनेशन है, यहां पे आगे एटॉमिक नंबर्स आ जाएगा। आई होप ये आप डेफिनेट, अगर मैं आपसे पूछूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोजले, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बनेगा? सो यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। याद रखें सारी स्टेटमेंट वही आ जाएगी और एंड पे हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस करता है, यानी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पे है, यस, रेदर देन एटॉमिक मैसेज। तो ये एक डिफरेंट चीज थी, तो इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप यहां तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ भी आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो आपकी बुक में लिखी भी हुई हैं, आप उसको जाके वहां से रीड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।